Hello student, welcome to my YouTube channel and this is second lecture of first chapter chemical reactions and equations. I hope आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे। यदि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखे हैं। वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के प्रकार के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट है combination reaction. The reaction in which two or more reactants combine to form a single product. ऐसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और बी दो रिएक्टेंट हैं जो ए बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से दो रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सिंगल है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं नीचे। एग्जांपल फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। जैसे कोल को जलाया जाता है, कोल क्या है? कार्बन है, और कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जहाँ यहाँ पे दो रिएक्टेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन प्रोडक्ट क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या एक सिंगल है। और सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन जब करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट है और दोनों को कंबाइन करने के बाद वाटर H2O का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, लेकिन रिएक्शन के बाद हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह से यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। सेकेंड रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। In this reaction, a compound splits into two or more substances is called decomposition reaction. Decomposition reaction जो होते हैं, एक कंपाउंड ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड है, ए कंपाउंड है जो स्प्लिट होने के बाद बी और सी प्रोडक्ट बना है। तो इस तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जो एक कंपाउंड अलग अलग दो या दो से अधिक कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाए, जिसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं: थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड लास्ट फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग तीनों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा कंप्लीट हो तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। थर्मल का मतलब खुद हीट होता है, तो जहाँ भी थर्मल की बात आएगी यहाँ आपको समझना है कि वहाँ पे क्या होगा? हीट होगा, यानी वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, लेकिन क्या होगा? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट दिया गया है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो गया है। इस तरह से यह एक थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वो अलग अलग सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, वाटर है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर किए हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में दो अलग अलग सब्सटेंस में स्प्लिट हो गया है। तो यह एक इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसका थर्ड टाइप है फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसको फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंट में किया गया है तो यहाँ पे एक सिल्वर और क्लोरीन गैस में स्प्लिट हो गया है। यह एक फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। जो फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी आता है कि एबव रिएक्शन इन यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। यह ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका हम यूज करते हैं। थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा।
फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, दिए गए उसके सोल्यूशन में से। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट, उसके बाद यहाँ पे फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे Fe जो होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, Fe इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तब यहाँ कॉपर की जगह Fe आ जाएगा, तब यहाँ पे FeSO4 फेरस सल्फेट बन गया है प्लस कॉपर, यहाँ से कॉपर डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे हम यहाँ कुछ रिएक्टिव एलिमेंट्स के आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम। यह आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम जो होगा मोर रिएक्टिव होगा सोडियम से, सोडियम कैल्शियम से, फिर मैग्नीशियम एल्युमिनियम से। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबसे जो लेस रिएक्टिव होगा वो होगा प्लेटिनम, और जो हाईएस्ट रिएक्टिव होगा वो पोटेशियम। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल, जैसे पहले ही एग्जांपल में आप देखे हैं कि आयरन, कॉपर सल्फेट, फिर FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयरन Fe कहाँ है, Fe यहाँ पे है, और Fe मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, कॉपर यहाँ पे है, तो इसलिए जो आयरन होगा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आयरन क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, तो क्या बना है FeSO4। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, फिर यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे देखिए जिंक जो है इस कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे जिंक क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे इस कॉपर को डिस्प्लेस करने के बाद क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर आपका बाहर आ जाएगा। PbCuCl2, अब इसको आप पॉज करके बना सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ बनाएंगे, तो आई होप आप बना लिए होंगे। अब यहाँ देखिए सेम ऐसे ही है, क्योंकि Pb का देखते हैं यहाँ पे, Pb यहाँ पे है और कॉपर है, कॉपर क्या है, कॉपर यहाँ पे है, तो Pb से कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। Pb क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा कॉपर से, तब Pb क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तब इस कॉपर की जगह हो जाएगा PbCl2, और ये कॉपर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा कॉपर। इसको बना सकते हैं, जिंक यहाँ पे है और हाइड्रोजन यहाँ पे है। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है हाइड्रोजन से, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ बन जाएगा जिंक क्लोराइड, डिस्प्लेस क्या हुआ, हाइड्रोजन H2। वैसे ही यह भी हो जाएगा। आयरन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, आयरन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है हाइड्रोजन से, डिस्प्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा FeSO4, और हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब हैं, टेस्ट ट्यूब ए और एक टेस्ट ट्यूब बी। ए में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया गया है। जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है वो एक ब्लू कलर का होता है। अब इस ब्लू कलर के सोल्यूशन में हम इस शाइनिंग आयरन नेल को इसमें डालेंगे। आयरन नेल डालते हैं तो आयरन नेल का जो कलर होगा वो एक ब्राउन कलर का हो जाएगा, और जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा वह ग्रीन कलर का, स्लाइटली ग्रीन कलर का चेंज हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सेकेंड टेस्ट ट्यूब में इसका जो कलर होगा चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो आयरन कलर, जो आयरन नेल थी, शाइनिंग आयरन नेल थी, वह एक ब्राउन में चेंज हो जाएगी, ब्राउन कलर में। नंबर 4 है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ion between two compounds। दो कंपाउंड्स के बीच में आयन के एक्सचेंज होने से जो नया कंपाउंड फॉर्म होता है, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया गया है। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, वो सल्फेट इस बेरियम के साथ शिफ्ट हुआ है, फिर यहाँ पे जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ।
तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो रहा है, दो कंपाउंड्स के बीच में आयन का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे सल्फेट जो होता है, सल्फेट पे 2- चार्ज होता है और यहाँ पे बेरियम पे 2+ चार्ज होता है। तब यहाँ पे तो यहाँ से जो बेरियम होगा किसके साथ, सल्फेट के साथ, और सोडियम जो होगा वो सोडियम जो होगा किसके साथ, क्लोराइड के साथ। तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेट टर्म है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आइए हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। किसी भी यदि सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाए या हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो वहाँ पे हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल है कि कॉपर में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया गया है तो कॉपर ऑक्साइड हो गया है। तब यहाँ कह सकते हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। सेम वैसे ही जिंक है, जिंक में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया गया है तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड हो गया है। तो हम बोलेंगे कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है रिडक्शन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से यदि हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए या उसको हम बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए उस सब्सटेंस से, तो वहाँ पे बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं H2Cl2, यहाँ पे है 2HCl। यहाँ पे Cl में क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड कर दिया गया है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे CO में ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हो गया है। तो जब यहाँ पे रिमूव ऑफ ऑक्सीजन रिमूव होता है तो वहाँ पे रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ इसमें प्रोडक्ट वाले में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसमें, तब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो जब कभी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टर्म है केमिकल रिएक्शन, आल्सो क्लासिफाई ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन को टेम्परेचर के बेस पे दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। ऐसे रिएक्शन को एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को जब बर्न किया जाता है, नेचुरल गैस CH4 यानी मेथेन होता है, और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट यहाँ पे रिलीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा। और नेक्स्ट है इंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसको होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के द्वारा हम रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने पिछले टर्म में पढ़ा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें फर्स्ट है कोरोजन। व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम्स। यदि जब कोई मेटल वाटर, एयर या एसिड के संपर्क में आता है कुछ समय तक, तो उस पर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होती है विच वीकेंस द मेटल, जो मेटल को कमज़ोर कर देती है। हेंस मेटल सेड टू बी कोरोड, जिसको हम कोरोड बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन।
लोहे पे जंग लगना, सिल्वर ब्लैक कोटिंग और सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग होने लगती है, और कॉपर पे क्या होता है, ग्रीन कोटिंग। ये सब एग्जाम्पल है कोरोजन के। अब इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना होगा कि आयरन या सिल्वर या कॉपर पे हमें पेंटिंग करना होगा। यदि पेंटिंग कर देंगे तो यह वाटर, एयर्स और मॉइस्चर से बच सकता है, और साथ ही साथ ग्रीसिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से कोरोजन से बचाया जा सकता है पेंटिंग और ग्रीसिंग करके। सेकेंड टर्म है रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। यदि वसा और ऑयल्स युक्त फूड्स जब एयर के संपर्क में आते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो इट्स लेड्स टू बैड स्मेल। वो एक बैड स्मेल, बुरी दुर्गंध आने लगती है, एंड बेस्ट टेस्ट ऑफ फूड, और फूड का जो टेस्ट होता है वो बेकार हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि चिप्स के पैकेट में जो चिप्स होता है वो मार्केट्स में जो उपलब्ध होता है वो बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन को रिमूव करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे वो फूड का टेस्ट खराब नहीं होता है और बैड स्मेल नहीं आती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।